हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूपी टीजीटी जो 2021 का उनका एग्ज़ाम है 7 अगस्त को 2021 7 अगस्त 2021 को बच्चों का एग्ज़ाम्स है। तो बच्चे, हम आज क्या करेंगे, आज हम ये जो पहली यूनिट है हमारे सिलेबस की जिसका नाम है आपके आहार एवं पौष्टिकता, इसको एकदम से रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज करने का मतलब है कि हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको डीपली स्टडी नहीं कराऊंगी क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है स्टडी का और हम बहुत टाइम से स्टडी कर रहे हैं, बहुत टाइम से रिवाइज कर रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यहाँ पर इसको सरसरी नज़र में एक बार रिवाइज कर लेंगे। जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो बुक का पहला पेज खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं, तो पहले पेज से लेकर के लास्ट पेज तक हमने क्या पढ़ा, क्या हमारा एक सीरियल था, क्या एक पैटर्न था, बस वो पैटर्न हम जानेंगे। तो आज आप पहली जो यूनिट है आपके सिलेबस की आहार एवं पौष्टिकता, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपको जो है पूरा सिलेबस टीजीटी का एक महा मैराथन दे दूं और आपको जो है करा दूं। ये सब मुझसे नहीं होगा स्टूडेंट, मैं आपको यूनिट वाइज करा सकती हूँ जो मेरी कैपेबिलिटीज़ है, जो मेरी एबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग। देखिए, जैसे ये आपका क्या है, ये आपका सिलेबस है जो कि टीजीटी के बच्चों का है, पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और अभी भी। तो यहाँ देखिए हमारे पास 6 यूनिट्स हैं, ठीक है, 6 यूनिट्स हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, आज मैं आपकी ये पहली यूनिट आहार एवं पौष्टिकता, इसको हम बिल्कुल निपटा देंगे। मतलब इसको हम एकदम से रिवाइज कर लेंगे, रिवाइज करेंगे, नॉट लर्न करेंगे, नॉट समझेंगे, हम एक रिवाइज करेंगे। एक सरसरी नज़र में हम देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें, एक्चुअली में इसमें था क्या क्या, हमें क्या क्या पढ़ना था। जैसे ये सब लिखी हुई हैं यूनिट्स अलग अलग, तो हम इनको सबको देख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 दिन में मैं आपको होम मैनेजमेंट और ये हेल्थ वाली एक ही साथ में करा दूंगी। बाल विकास एक दिन कर लेंगे, एक दिन हम टेक्सटाइल कर लेंगे क्योंकि टेक्सटाइल में थोड़े से ब्रॉड टॉपिक्स हैं जो और अच्छे से थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, लाइक फिनिशेस है, प्रिंटिंग एंड डिजाइनिंग है और ये सब है। तो ये एक बार हम बात कर लेंगे इसकी, और एक दिन हम प्रसार शिक्षा की बात कर लेंगे। तो ऐसे हमारा पूरा सिलेबस रिवाइज भी हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा और हमको हेल्प भी हो जाएगी। तो ये हम करेंगे। अगर मैं आपसे ये बोलूँ नहीं मैं एक ही दिन में ये पूरा करा दूंगी तो मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतना करा सकूं। एक एक यूनिट करके मैं आपको करा सकती हूँ। ये 2 यूनिट हम एक साथ कर लेंगे, होम मैनेजमेंट वाली और हेल्थ वाली। ओके, तो चलिए फिर आपको समझ में आया हम क्या करने वाले हैं। आज हम आपके जो सिलेबस की पहली यूनिट है आहार एवं पौष्टिकता मींस फूड्स एंड न्यूट्रिशन, इस यूनिट को बिल्कुल खत्म कर देंगे, एकदम रिवाइज कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ द टॉपिक इज न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, जब हम बुक खोलते हैं, कुछ भी आप जहां से भी तैयारी कर रहे हैं, तो पहले पन्ने पे आपके क्या है, भोजन और पोषण की परिभाषा है। अगर हम फूड्स न्यूट्रिशन में बात करते हैं, फूड्स एंड न्यूट्रिशन में, तो भाई भोजन क्या है, जो हमारे को संतुष्टि प्रदान करे, जिसको खाने के बाद हमें सेटिस्फेक्शन हो। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो हमारे शरीर की ज़रूरतों को, जैसे कि आपके ऊर्जा देना और आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, प्रोटेक्शन देना, इम्यूनिटी प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना, जो हमारी बॉडी को ये सब प्रदान करे, वो हम पोषण में आ जाते हैं। वो सारे तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स की बात हो गई, ठीक। अब न्यूट्रिएंट्स में भी आपके कितने तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स क्या होते हैं, 2 होते हैं, एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। यहाँ पर मेजर माइनर का मतलब है कि पोषक तत्व जो आपकी भोजन में बड़ी मात्रा में उपस्थित रहते हैं, मतलब जिनकी क्वांटिटी आपके फूड में ज़्यादा रहती है। तो किसकी ज़्यादा रहती है, प्रोटीन की रहती है, कार्बोहाइड्रेट्स की रहती है एंड फैट्स की रहती है। ये ज़्यादा मात्रा में रहते हैं ना आपके फूड में, तो इनको हम बोलते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स। माइनर किसे बोल देंगे, मिनरल्स को बोल देंगे एंड आपके वाइटामिन्स को बोल देंगे। ये आपके उसमें आ जाते हैं, माइनर्स में आ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स में। और आपके फाइबर भी आप काउंट होता है न्यूट्रिएंट में, वाटर भी न्यूट्रिएंट्स में काउंट होते हैं। तो ये आपको समझ में आया क्या, सूक्ष्म पोषक तत्व क्या हो गए और आपके या स्थूल बड़े पोषक तत्व कौन से हो गए। आप मेजर एंड माइनर को समझ गए होंगे, आपका रिवाइज हो गया होगा, टाइप समझ में आ गया। अब इनके अलग अलग फंक्शंस है, सबका अलग अलग फंक्शन है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का ऊर्जा देना है, प्रोटीन का क्या है, बॉडी बिल्डिंग करना है, आपके फैट्स का क्या है, ऊर्जा देना है, ऊर्जा के साथ साथ प्रोटेक्शन भी देता है। हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसके ऊपर उसकी लेयर होती है ना, गर्मी देता है, संरक्षण देता है। हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी किया है। मिनरल्स एंड वाइटामिन्स क्या करते हैं, ये तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हम क्या करते हैं, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं।
क्लियर हो गया मिनरल्स एंड वाइटामिन के बारे में। अब मिनरल्स में भी हम 24 टाइप के मिनरल्स पढ़ लेते हैं, मतलब 24 इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं। वाइटामिन में हम 2 कैटेगरीज पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी पढ़ लेते हैं? फैट सॉल्युबल वाइटामिन एंड वाटर सॉल्युबल, मतलब वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। इतना क्लियर हुआ। फंक्शंस क्या क्या होते हैं, फंक्शंस भी हमने क्लियर कर लिए। ये हमने एक नॉर्मल फंक्शन सबके जान लिए, बाकी तो आप बहुत डिटेल स्टडी अब कर चुके हैं, अब डिटेल स्टडी का टाइम नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं आपके, चलिए फिर भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। जैसे आपके प्रोटीन के क्या क्या काम हो गए, प्रोटीन क्या क्या करता है। सबसे पहले आपके कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपके या शर्करा जिसे आप बोलते हैं, ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं। सबसे जो इनका मेन काम होता है वो क्या होता है? ऊर्जा देना होता है। प्रोटीन की बचत करना, मतलब प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, प्रोटीन को एनर्जी से टूटने के लिए बचाना होता है। ओके, और जो आप फाइबर खाते हैं, जो आप सेलुलोज लेते हैं, ये आपके जो है स्टूल त्याग की जो क्रिया होती है, मतलब स्टूल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। कहाँ से मिलते हैं आपको? तो अनाज, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, कंद मूल, आलू, शकरकंदी, चुकंदर, शक्कर, गुड़, इन सब से आपके क्या मिल जाता है? हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है। प्रोटीन्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में? तंतुओं की वृद्धि, मतलब टिश्यूज की वृद्धि, टिश्यूज की मरम्मत, टिश्यूज का क्या कहते हैं? रख रखाव, एंजाइम्स बनाना, हार्मोन्स बनाना, हीमोग्लोबिन बनाना, एंटीबॉडीज बनाना, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना और जरूरत पड़ने पर एनर्जी प्रोवाइड करना। ये सब किसका काम हो गया? मेजर न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन का काम हो गया। ये कहाँ से मिलते हैं हमें? ये एनिमल प्रोटीन से भी मिलता है, वेजिटेबल प्रोटीन से भी मिलता है। एनिमल से अच्छी क्वालिटी का मिलता है, वेजिटेबल से उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है। फिर भी आपके मांस, मुर्गा, मछली, अंडा, दूध, चीज, पनीर, सोयाबीन, मटर, दालें, अनाज, सूखे मेवे, तिलहन, मूंगफली, इन सब से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। फैट्स क्या करते हैं? ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा जो आपके जितने भी आपके फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं, जैसे हमने कल बात करी थी काइलोमाइक्रॉन्स, वो क्या है? फैट्स हैं। वो क्या करते हैं? फैट सॉल्युबल वाइटामिन को हमारी बॉडी में लेकर के आते हैं, जिससे उनका एब्जॉर्प्शन हो सके। हमारे शरीर का क्या बना के रखते हैं? टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं फैट्स। हमारी त्वचा के नीचे जो है एक लेयर होती है फैट की, जिससे हमारे शरीर में गर्मी बनी रहती है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, महत्वपूर्ण अंग हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। तंतुओं के विकास में भी सहायक होते हैं। तो फैट्स की भी बात खत्म हो गई। ये कहाँ से मिलते हैं आपको? तो ये आपको तेल, घी, मक्खन, तिलहन, मूंगफली और आपके दूध, पनीर, अंडा, मछली, चीज, जो भी आप खाते हैं, इन सब से मिलता है। तो फैट्स के भी फंक्शन क्लियर हो गए। ठीक, समझ में आ गए? तीनों मेजर फंक्शंस हो गए। चलो अब हम बात कर लेते हैं आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आपके मिनरल्स हो गए और आपके क्या हो गए? वाइटामिन हो गए। वाइटामिन के बारे में थोड़ा सा आज हम थोड़ा सा 2-3 बातों को और जानेंगे, तो वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। पहले हम फूड फंक्शंस जान लेते हैं। फूड फंक्शंस क्या हो जाते हैं आपके? मतलब हमारे भोजन के भी कुछ काम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं भोजन के? तो आपने पढ़ा होगा, सामाजिक काम होते हैं, मतलब सोशल वर्क होते हैं। फूड कुछ सोशल वर्क करता है। हम सामाजिक काम में क्या ले लेंगे भाई? हम कोई पार्टी वगैरह करते हैं, तो वो क्या है? वो सामाजिक फंक्शन तो है फूड का। मनोवैज्ञानिक कार्य होता है, जब हमें कोई मतलब बहुत अच्छा लगता है, हम किसी का आदर सत्कार करने के लिए, किसी को प्यार से, किसी भी तरीके से, हमारे मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है। फिजिकली फिट रखने के लिए हम फूड को खाते हैं। फूड हमें ऊर्जा देता है, विकास में सहायक होता है, हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, रोग से हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो बस ये हमारे फंक्शंस ऑफ फूड हो गए। फंक्शंस ऑफ फूड क्लियर हो गया ना? बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? वह संतुलित आहार जिसमें सभी पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में होते हैं और एक निश्चित अनुपात में होते हैं, उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए और जितना उनका प्रोपोर्शन है और जितनी इनकी क्वांटिटी है उतनी मात्रा में वो होने चाहिए, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? संतुलित आहार बोलते हैं। संतुलित आहार या बैलेंस डाइट जो है आपके एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? आपके एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एज के अकॉर्डिंग का कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति की जो उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, एक किसी भी इंडिविजुअल की जो पोषण की आवश्यकताएं हैं वो पूरा कर रहे हो, ऐसी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। जितने भी प्रकार के आपके सीजनेबल फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं वो होनी चाहिए उसमें, उसको हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। आपके जितने भी फूड ग्रुप्स हैं, फूड ग्रुप जो होते हैं, खाद्य आपके आहार समूह जो होते हैं, उनका उनमें समावेश होना चाहिए फूड ग्रुप्स का। ठीक है, आपके बजट के अंदर होना चाहिए, बजट के अंतर्गत होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए व्यक्ति का उसमें और स्वाद होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया?
एंड द लास्ट इसमें आ जाता है, फिर हम किस टॉपिक पे आते हैं, फिर हम आते हैं फूड ग्रुप्स पर, जो आगे आपके किसको आप क्या बोलते हैं, भोजन समूह बोलते हैं, जिसमें आपने 5 भोजन समूह प्रणाली पढ़ा है, 7 भोजन समूह प्रणाली पढ़ा है, 11 भोजन समूह प्रणाली पढ़ा है। तो जैसे हम 5 जो 5 फूड ग्रुप्स वाला है वो हम पढ़ लेते हैं। उसमें क्या होते हैं 5 में 1 2 3 4 5। तो पहले में क्या होते हैं, पहले में आप क्या जाते हैं, सीरियल्स वगैरह आ जाते हैं, अनाज दालें और उनके प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। दूसरे में आपकी क्या आ जाती हैं, पल्सेस मतलब फलियां वगैरह आ जाती हैं। तीसरे में आपकी क्या आ जाते हैं, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, या उसमें मीट भी आ सकता है, हाँ ये सब आ जाता है। फिर आप क्या आ जाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं। और लास्ट में आपके फैट्स एंड शुगर्स आ जाते हैं। क्लियर है? तो ये 5 फूड ग्रुप्स हो गया। तो इन सभी का समावेश हमारे बैलेंस डाइट में होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब जो पहला आपका फूड ग्रुप है, 5 फूड ग्रुप में जो पहले हैं अनाज दाल, तो उसमें तो अनाज आप जानते हैं, चावल हो, गेहूं हो, मक्का हो, ज्वार हो, गेहूं का आटा, बाजरा हो, जौ हो, ये सब आपकी क्या है, ये सब आपके फूड प्रोडक्ट्स हैं, सीरियल्स में आने वाले, अनाज में आने वाले। मैंने पढ़ाया भी है आपको ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ, अगर आपने पढ़ी हो, वीडियो देखी हो। तो ये हमको क्या पोषण देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, प्रोटीन देते हैं, विटामिन भी बी देंगे, क्योंकि भाई हम क्या खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो विटामिन बी तो B1 थायमिन तो मिलेगा ना, क्योंकि वो ऊपर की लेयर में होता है। लोहा भी मिलता है हमें कुछ अमाउंट में, इसके अलावा फाइबर भी मिलता है। दालों की बात करते हैं, अगर हम पल्सेस की बातें करते हैं तो ये क्या देते हैं, सबसे ज्यादा प्रोटीन, विटामिन वी, ये भी आयरन देते हैं। अगर हम दूध अंडे की बात कर रहे हैं तो ये तो हमें क्या दे रहे हैं, ये हमें आपके प्रोटीन भी दे रहे हैं, फैट्स भी दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप फलियों की, वेजिटेबल्स की बात करते हैं और इनकी बात करते हैं तो आपको क्या दे रहा है, विटामिन ए, सी और सारे तरीके के विटामिन आपको मिलेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। ठीक है? फाइबर भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, और फैट्स तो आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट दे ही रहे हैं। तो ये आपके क्लियर हो गया, आपके फूड ग्रुप्स क्लियर हो गए। इतना समझ में आया? अभी मैं और बताऊंगी, चिंता मत करो, आगे और बात करेंगे। अभी जो हमारा बचा हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। तो बचा हुआ हमारा क्या है, बचा हुआ हमारा है फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, और इसके अलावा मिनरल्स, जिसमें इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपसे करनी है। जो क्या है, जैसे हम लास्ट वीडियो में भी बात कर चुके थे, विटामिन ए रेटिनॉल होता है, इसको एंटी इन्फेक्शन और एंटी कैंसर विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है? विटामिन ए को आपके, मैंने आज एक कमी कर दी, मैंने आज एक ब्लैंक पेपर नहीं लगाया। चलो मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ, ब्लैंक पेपर तो नहीं लगाया मैंने, लेकिन मैं यहाँ साइड्स में लिख लेती हूँ। आज मेरे से ये कमी हो गई थोड़ा सा। विटामिन ए की हम बात कर चुके हैं। ए जो हो गया आपके क्या हो गया, रेटिनॉल हो गया, इसको हम एंटी इन्फेक्शन, एंटी कैंसर विटामिन भी बोलते हैं। और मैं आपको ये बता चुकी थी, प्रतिरोधक विटामिन भी बोलते हैं। रतौंधी को, आप जो कुछ बच्चे नाइट ब्लाइंडनेस को पूछ रहा था एक बच्चा, तो रतौंधी बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस को, मतलब रात का अंधापन, इसको निक्टोलोपिया भी बोलते हैं। ठीक है? ज़ेरेप्थेल्मिया जो है आपके बहुत खतरनाक डिजीज हो जाती है विटामिन ए की कमी से। क्लियर हो गया? इसके अलावा आपकी क्या हो जाता है, फिर हमने बात करी थी विटामिन डी की बात करी थी, जिसे हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, एंटी रिकेट्स विटामिन भी बोलते हैं। इसके हमने बताए थे लगभग 10 विटामिन ज्ञात हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए थे, कोलीकैल्सिफेरॉल है। ठीक है? D2 D3 की बात हमने करी थी। 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल एक पदार्थ है जो कि जंतु की कोशिकाओं में होता है, जिससे वो आपके कोलेस्ट्रॉल, वो विटामिन डी को उत्पन्न करते हैं। इसकी कमी से रिकेट्स होता है, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, ये हम बात कर चुके थे। क्लियर है? फिर आप क्या जाता है विटामिन ई। विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं, विटामिन ई को, ये सब क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। ए डी ई के आपके क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। जबकि आपके वाटर में कौन से सॉल्युबल विटामिन होते हैं, बी एंड सी। ई को हम क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम टोकोफेरॉल है। इसके अलावा इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन और ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन एंड ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। ये आपके बहुत हीट से खत्म हो जाता है, ऊष्मा से नष्ट हो जाता है, ये बात आप याद रखेंगे। ऊष्मा अगर बहुत ज्यादा आप देंगे तो ये नष्ट हो जाता है। ओके? विटामिन के, जिसको आप फिनाइलक्विनिन और फ्लैविनोक्विनिन भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको एंटी हिमराजिक फैक्टर भी बोलते हैं। और मिनिडेऑन विटामिन के का आपके एक बहुत महत्वपूर्ण कृत्रिम विटामिन है, आप समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है। मिनिडेऑन, क्या बोलेंगे, मिनिडेऑन। ठीक है? प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आपके विटामिन के इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें आपकी क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट होता है। तो खत्म हो गए आपके ये चारों विटामिन। कौन से चारों विटामिन थे आपके, वसा में घुलनशील। इनको बॉडी में लेकर कौन जाता है, तो एक हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, काइलोमाइक्रेन पाया जाता है, काइलोमाइक्रोन पाया जाता है। वो क्या है, वो एक ग्लिसरॉइड है, एक वसा है,
जो वसा में घुलनशील विटामिन को रक्त में ले जाता है, 90% ये लीवर में स्टोर हो जाते हैं, 10% ये बॉडी में चले जाते हैं। क्लियर। अब आ जाते हैं WBC पर। WBC का मतलब यहाँ पे है, W का मतलब है वाटर, जो वाटर में घुल जाए तो BC, वाटर में घुल जाए तो BC। BC की बात हम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, आपके 2016 के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा था, गाइट्रोजन नामक जो पदार्थ होता है, गाइट्रोजन नामक पदार्थ ये किस में पाया जाता है? ये मूली में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, भिंडी में पाया जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो थायरॉक्सिन के बनने में और उसके उपयोग में बाधा करता है। ये मुझे बात याद आ गई तो मैं बात आपको बता देती हूँ। थायरॉक्सिन जो मतलब आयोडीन जो होता है, आयोडीन आपके एक मिनरल है, आयोडीन की कमी से आपके घेंगा रोग होता है। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड होता है? तो ये थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड होता है। तो एक गाइट्रोजन नामक पदार्थ होता है जो क्या करता है, थायरॉक्सिन के बनने में मतलब बाधा डाल देता है। हम पढ़ते हैं ना, कुछ तत्व सहायक होते हैं, कुछ तत्व आपके बाधक उत्पन्न करते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। चलिए अब हम इतने टॉपिक पे आते हैं, WBC की बात कर लेते हैं। तो जो आपके वाटर में घुल जाते हैं उन्हें हम WBC बोलते हैं। ठीक है, तो BC में आपके B में तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे B1 को आपके थाइमीन बोला जाता है, इसको एंटी बेरी फैक्टर बोलते हैं, एंटी न्यूराइटिक फैक्टर बोलते हैं, एन्यूराइन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा आपके जो है विटामिन B2 आ गया, यहाँ पर आप क्लियर कर लेते हैं, आप B1 B2 पढ़ लेते हैं। B1 की बात हो गई थाइमीन की। B2 राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन जो है इसको विटामिन G भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन G। अभी आज थोड़ा राइबोफ्लेविन के बारे में आप जानेंगे। इसको जो है लैक्टोफ्लेविन भी बोलते हैं और पीला एंजाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टोफ्लेविन और पीला एंजाइम भी बोलते हैं। ये FMN और FAD के निर्माण के लिए सहायक है। मैंने कल लास्ट आपको वीडियो में बताया था। अब हम जानेंगे कि FMN और FAD हैं क्या। देखिए ये इसी के बारे में लिखा हुआ है। राइबोफ्लेविन इज एन एसेंशियल ह्यूमन न्यूट्रिएंट दैट इज अ हीट स्टेबल एंड वाटर सोल्यूबल फ्लेविन बिलोंगिंग टू द विटामिन B फैमिली। मतलब कहने का सिंपल यहाँ पर है कि विटामिन B फैमिली ग्रुप से ये रिलेटेड है। राइबोफ्लेविन एक प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर मैंने आपको बताया था ना, एक पूर्वगामी रूप है किसका? कोएंजाइम का। कौन से कोएंजाइम? फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, FMN। FMN की फुल फॉर्म क्या है? फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, FMN। ठीक है, ये क्या है? ये दोनों कोएंजाइम्स हैं। तो राइबोफ्लेविन क्या है? एक प्रिकर्सर है, एक पूर्वगामी रूप है किसका? FMN का। और फ्लेविन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, FAD का। FMN और FAD ये दो इसके महत्वपूर्ण क्या होते हैं? इसके निर्माण, ये मतलब FMN और FAD निर्माण के लिए आवश्यक है बॉडी के अंदर। आप ये समझ लीजिए, राइबोफ्लेविन समझ में आ गया। तो FMN क्या है? फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, FAD। दीज कोएंजाइम्स आर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस इन नॉर्मल टिश्यू रेस्पायरेशन। मतलब जो नॉर्मल टिश्यू रेस्पायरेशन होता है, श्वसन की जो क्रिया होती है सेल में, उसको ये बढ़ाते हैं। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? और क्या करते हैं ये? पायरिडॉक्सिन एक्टिवेशन, मतलब पायरिडॉक्सिन को एक्टिवेट करते हैं। ट्रिप्टोफैन टू नियासिन कन्वर्शन, ट्रिप्टोफैन को नियासिन में कन्वर्ट करते हैं। फैट और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करते हैं। समझ में आ गया? तो इतना इंपॉर्टेंट ये वर्क करते हैं। और ये कौन इनको जो है बनाने में, मतलब किसकी वजह से बॉडी में ये बन पाते हैं? तो ये आपके राइबोफ्लेविन की वजह से बन पाते हैं। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो चिलोसिस होता है। चिलोसिस, किनारे से मुंह का फट जाना, ग्लॉस्टेड, जीभ का चिकना हो जाना, नीला हो जाना, ये इसकी कमी से हो जाते हैं रोग, राइबोफ्लेविन की कमी से। क्लियर हो गया? ये मैंने कहा था मैं इसको रिवाइज करा दूंगी अच्छे से, इसलिए करा रही हूँ। अब आ जाते हैं B3 की बात कर लेते हैं। B3 आपके कौन सा हो गया? नियासिन हो गया। इसको निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं, एंटी पेलेग्रो फैक्टर भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको विटामिन PP भी बोला जाता है। ऐसे स्मॉल में लिखा होगा विटामिन PP। ये आपके NAD और NADP के घटक में आवश्यक होता है। किसमें? NAD और NADP। आपको क्या याद रखना है? दो चीजें याद रखनी है। जैसे राइबोफ्लेविन से क्या था? FMN और FAD। और निकोटिनिक एसिड किसके आपके निर्माण में मतलब किसका आवश्यक घटक माना जाता है? किसका निर्माण करता है? NAD और NADP। NAD NADP, निकोटिन से आपके NAD और NADP। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को भी रोकता है। मानव में पेलेग्रा रोग हो जाता है। मैंने आपको एक बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन कराया था कि मक्का खाने से भी जो है आपके पेलेग्रा नामक रोग होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, और मैंने किस उसमें कराया है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है प्रैक्टिस सेट में, लेकिन मैंने ये आपको क्वेश्चन कराया है कि जो मक्का होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये जो है आपके मतलब बढ़ा देती है पेलेग्रा रोग में। एक सेकंड मुझे देखने दो, वैसे मुझे ध्यान है मैंने ये कराया है। पेलेग्रा रोग को जो है बढ़ाने में मक्का का भी हेल्प
होता है। हाँ, मक्का का अधिक प्रयोग करने से पेलेग्रा नामक रोग भी हो जाता है। नियासिन की कमी तो होती है, मक्का का भी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा B5 की बात हो गई आपके। अरे हाँ, नियासिन तो B5 हो गया ना, मैं क्या बोले जा रही हूँ, B5 हो गया आपके, ये नियासिन B5 हो गया, B5 ओके। फिर आपके आ जाता है B3, तो पैंटोथेनिक एसिड होती है, थीराइकिनिको। B3 नियासिन होता है, ये क्या मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ। B3 तो आपके नियासिन होगा ना। एक सेकेंड रुक जाओ, बस मुझे देख लेने दो, 1 मिनट मैं देख लेती हूँ मैं, क्योंकि बिल्कुल भी इस समय वो नहीं होना चाहिए। मैं भी पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा वो हो जाती हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं देख लेती हूँ 1 सेकेंड। हाँ, B3 होता है नियासिन। सेकेंड राइबोफ्लेविन हो गया, थीराइकिनिकोपेंट। हाँ, B5 आपके होता है पैंटोथेनिक एसिड। मैं भी कंफ्यूज हूँ, सही पढ़ा रही थी। B3 ही होता है आपके नियासिन, और B5 होता है आपके पैंटोथेनिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं आपके पैंटोथेनिक एसिड। इसको आपके फिल्ट्रेट फैक्टर भी बोला जाता है, पैंटोथेनिक एसिड को, और आपके एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर भी बोला जाता है। अच्छा हाँ, 4D बीमारी किसकी वजह से होती है? 4D बीमारी नियासिन की कमी से होती है। 4D जिसमें आपके डिमेंशिया आता है, डायरिया आता है, और डर्मेटाइटिस आता है, और डेथ भी हो जाती है। क्लियर है? तो बी आपके पैंटोथेनिक एसिड की बात हो गई। इसके अलावा आप बात करते हैं पायरिटॉक्सिन की बात करते हैं। पायरिटॉक्सिन को एंटी डर्मेटिस फैक्टर भी बोलते हैं। B7 आपके बायोटिन आ गया, इसको विटामिन H भी बोलते हैं। B7 जो है आपके, इसको विटामिन H भी बोला जाता है। बायोटीन होता है ना, इसको एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर भी बोलते हैं। एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर जो आपके बायोटीन होता है, B6। इसके अलावा आपके B12 साइनोकोबालामिन होता है, उसको तो आपको पता ही है, परनीशियस एनीमिया नामक बीमारी उसकी वजह से हो जाती है, और DNA के निर्माण में और रेड RBC के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपकी बात हो गई, फैट सोल्यूबल वाइटामिन की बात हो गई, और आपके वाटर सोल्यूबल वाइटामिन की बात हो गई, राइबोफ्लेविन की बात हो गई, NAD NACD की बात हो गई, जो मैंने आपको बताया निकोटिन के 2 NAD एंड NADP, इसकी भी बात हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना रिवाइज हो गया सारा आपका। और हम बात कर चुके हैं, किसकी बात कर चुके हैं? आपके फूड फंक्शंस, बैलेंस डाइट, फूड ग्रुप्स की बात हम कर चुके हैं। फूड ग्रुप्स में चलो अब थोड़ा सा और आप समझ लो। फूड ग्रुप्स में मैं जो आपको कुछ बताना था, जैसे क्या बताना था, यहाँ पर देख लेते हैं। फूड ग्रुप्स में जैसे अनाज आ जाते हैं, तो अनाज गेहूं, मक्का, चावल, ये सब आपको पता है हम खाते हैं। साबुत अनाज खाते हैं, रेशे के लिए खाते हैं साबुत अनाज, मिक्स करके खाते हैं अनाज को, जैसे दाल चावल खा लिया और दाल बाटी खा लिया, ये सब आपके हो जाते हैं। इसमें हमको विटामिन B जो है, कॉम्प्लेक्स ग्रुप जो होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। दालें फलियों की बात कर लेते हैं, तो हमें इसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिल जाता है। दूध अंडे मांस में हमें फैट भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, विटामिन A भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है, और ये सब हमें अच्छे से मिल जाता है। विटामिन C को छोड़ के दूध अंडे और मांस से, दूध अंडे से तो हमें ये सब चीजें मिल जाती हैं। क्लियर हो गया? अगर हम फल सब्जियों की बात करें, तो जितने भी आप रसीले फल खाते हैं, संतरा है, मौसम्मी है, इन सब में विटामिन C बहुत अच्छी मात्रा में होता है। आंवला, अमरूद, इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन C होता है। पीले फलों में, लाल फलों में आपके जो कैराटिन होता है वो अच्छे से पाया जाता है विटामिन A के लिए। और केला जो हो गया आपके, वो लोहे के और कैल्शियम के और कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत अच्छा सोर्स है। अनार में आपके आयरन होता है, आपको पता ही है, अनार खाते हैं जब आयरन की डिजीज हो जाती है तो। क्लियर हो गया? तो ये हो गया। जितनी भी GLVs होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, वो पालक, मेथी, जो भी आप खाते हैं, ये सब आपके जो है केराटिन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन C इसमें अच्छी मात्रा में होता है। और जो भी आप अन्य और जो सब्जियां खाते हैं, मान लीजिए ये शकरकंदी आलू वगैरह हो गया, तो ये क्या होते हैं? ये आपके शकरकंदी आलू तो कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे सोर्सेज होते हैं। तो आप समझते हैं इस चीज को, आप समझ सकते हैं अब अच्छे से मेरे हिसाब से। तो ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। और हमने ये कर लिए, क्या कर लिए? विटामिन, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और जो भी मैंने आपको बताया है। और नियासिन वाला कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया। नियासिन तो भाई आपके B3 ही होता है, नियासिन को B3 ही बोलेंगे। ठीक है, राइबोफ्लेविन B2 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट तरफ आ जाते हैं। ये एक बहुत अच्छा कमेंट है, और ये उन्होंने लास्ट वीडियो पे भी किया है। एक बहुत प्यारी सी ट्रिक बताई है उन्होंने इसेंशियल अमीनो एसिड्स की एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स को याद करने की। मतलब जो आपके अमीनो अम्ल हैं उसको कैसे याद कर सकते हैं। देखिए इन्होंने क्या बताया है। इसेंशियल अमीनो एसिड, जो आवश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं, जो हमें बाहर से लेने होते हैं, उसको याद करने की ट्रिक बताइए। क्या बताइए कि VIP एक हॉल है, VIP हॉल में TT है,
बट ई इज नथिंग एयर, ई वहाँ नहीं है। बहुत बच्चे कहते हैं मैम याद नहीं होते, याद नहीं होते, याद नहीं होते। चलो आज हम इन्हीं को याद कर लेते हैं, इन्हें निपटा देते हैं। कैसे याद करेंगे, इन्होंने इतनी अच्छी ट्रिक बताई है, या आप लोग भी अपने निमोनिक्स ऐसे बना सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं। लेकिन चलो इनका इतना अच्छा है, इतना ईजी सा है, मैं शेयर कर रही हूँ इसीलिए। लता गुप्ता जी हैं, बहुत अच्छा ट्रिक बताया इन्होंने। देखिए ये हो गए एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल। सबसे पहले नॉन एसेंशियल याद कर लेते हैं। नॉन एसेंशियल का मतलब क्या होता है कि हमें बाहर से नहीं लेने हैं, हमारी बॉडी में ही इनका निर्माण हो रहा है। तो देखो अब यहाँ पर जो मैं चीज दिखाने जा रही हूँ वो देखो, कितने हैं ए, कितने हैं 4, कितने हैं ए 4, सी कितना है 1, ठीक। ए कितने हैं 4 है, सी कितने हैं 1 है, ए हो गए 4, सी हो गया 1, जी कितने हो गए 3 जी हैं, देखो 3 जी, और P कितना है 1। अब मेरी ट्रिक देखो जो मैं आपको याद करा रही हूं, क्या है 4A ने कितने A है 4A ने C के साथ मिलकर 3G को पीटा। P से आप क्या याद करेंगे, पीटा मतलब मारा, ठीक है। क्या हो गए 4A ने C के साथ मिलकर 3G को पीटा। क्या करा 4A ने C के साथ मिलकर 3G को पीटा। 4A ने C के साथ मिलकर 3G को पीटा। ये हो गया नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल मतलब हमें बॉडी में नहीं लेने हैं। तो अब ऐसे लोग हैं जो पीटा पार्टी कर रहे हैं, तो मतलब हमें नहीं चाहिए, ऐसे याद रखोगे। पीटा पार्टी कर रहे हो भैया तो हमें नहीं चाहिए, पीटा पार्टी मत करो हमारे घर में आकर के। 4A 3G आप जाओ, हमारे घर में पीटा पार्टी मत करो, हमें नहीं चाहिए। तो हमें नहीं चाहिए तो नॉन एसेंशियल अनिवार्य वाले हो गए, ठीक है ना। सॉरी मतलब हमें नहीं चाहिए, हाँ नॉन एसेंशियल। और आवश्यक कौन से हो जाते हैं, जैसे उन्होंने भी बताया कि कितना बढ़िया ट्रिक था कि वीआईपी हॉल में टीटी है बट ई इज नथिंग हेयर। तो वीआईपी हॉल यहां से हम देख लेते हैं, तो पूरे बने हुए हैं। वी से वीआईपी का वी हो गया, आई से ये हो गया, पी से फिनाइल एनालिन हो गया। अच्छा पी से 2 है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये प्रोलीन है, पीटा है तो प्रोलीन है, पीटा प्रोलीन है, इधर फिनाइल एनालिन है एसेंशियल में। तो इन्होंने बताया है बीआईपी हॉल में आपके टीटी हैं बट ई इज नथिंग एयर। तो आप ई तो है ही नहीं कहीं पर भी वीआईपी हॉल में। तो वी हो गया, आई हो गया, पी हो गया, और हॉल में आपके एच आ गया, डबल एल आ गया, और आपके टीटी 2 टी आ गए, थायरोनिन और ट्रिप्टोफैन आ गए, लेकिन ई तो कहीं है ही नहीं। और एक बचता है एम, मिथ्योनिन आप याद कर ही सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नॉन एसेंशियल में आ जाओ तो भैया जो पीटा पार्टी करते हैं वो हमें नहीं चाहिए। तो 4A जाओ, सी के साथ जाओ, 3G आप भी जाओ, और प्रोलिन आप भी जाओ, क्योंकि 4A ने सी के साथ मिलकर 3G को क्या कर दिया, पीट दिया। तो हमें भैया ऐसे लोग नहीं चाहिए। अपने घर जाके बैठो तो हम याद कर लेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए लाइसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन कौन से अमीनो एसिड है भैया। लाइसिन में क्या आ रहा है, एल आ रहा है, ठीक है। मिथियोनिन में क्या आ रहा है, एम आ रहा है। थ्रियोनिन में क्या आ रहा है, टी आ रहा है। ट्रिप्टोफैन में क्या आ रहा है, टी आ रहा है। कहीं भी इसमें 4A में से कोई भी एक ए आया, नहीं आया। कहीं भी इसमें सी से कोई सी आया, नहीं आया। कहीं भी 3G में से कोई जी आया, नहीं आया। कहीं भी प्रोलीन आया, नहीं आया। तो नॉन एसेंशियल तो है ही नहीं। ये सारे के सारे कौन से अमीनो एसिड्स हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। एसेंशियल में हमने याद करा ही है कि वीआईपी हॉल में क्या है, टीटी है, टीटी बैठे हुए हैं, ई इज नॉट हेयर, ई वहां पे है ही नहीं। क्लियर हो गया, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। इससे इजी ट्रिक मैं नहीं बता सकती। और ये इतने अच्छे मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, इन्हें देख लीजिए, इतना बढ़िया उन्होंने अपना ट्रिक जो है आपके साथ शेयर किया है ताकि और बच्चों का भी भला हो सके। इसे कहते हैं एजुकेटेड पर्सन। बहुत अच्छी बात करी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं उनको शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं जिन बच्चों को परेशानी होती है। क्लियर हो गया, अभी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट, जब हम चैप्टर दर चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं तो मेथड्स ऑफ कुकिंग आ गए। तो कौन कौन सी मेथड्स होती हैं कुकिंग की भाई। बॉइलिंग होती है, बॉइलिंग मतलब उबालना। तो कभी आप धीमी आंच पर उबालते हैं, कभी आप जो है स्टीम कर देते हैं, भाप द्वारा पका देते हैं, बॉइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। कभी आप क्या करते हैं, प्रेशर कुकिंग कर देते हैं। तो ये सब क्या आ गया, ये सब बॉइलिंग के आ गए। दूसरी कौन सी आप कर देते हैं, बेकिंग कर देते हैं, मतलब ड्राई हीट द्वारा पका देते हैं, बेकिंग कर देते हैं, रोस्टिंग कर देते हैं, ग्रिलिंग कर देते हैं, बेक कर लेते हैं। बेक क्या करते हैं, बिस्किट वगैरह बेक करते हैं ना। रोस्ट क्या करते हैं हम, रोस्टिंग किसकी करते हैं, भूनते हैं, जैसे भुट्टा भूनते हैं हम,
है ना। मूंगफली भूनते हैं हम, बैंगन आलू शकरकंदी को हम गैस पे रख के भूनते हैं, तो ये क्या हो गया, रोस्टिंग हो गया। ग्रिलिंग में क्या करते हैं, ग्रिलिंग में भी हम धीमी धीमी आंच पर पकाते हैं, लोहे की सलाख पे जैसे पनीर टिक्का बनाते हैं तो वो ग्रिलिंग हो गया, है ना। उसको थोड़ा सा तेल लगा के हल्का सा ऑयलिंग करके उसको हम सेक भी सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप आलू नहीं सेक सकते, आप आलू भी सेक सकते हैं, ग्रिलिंग में आप आलू भी सेक सकते हैं, शकरकंदी भी सेक सकते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं नॉनवेज भी सेक सकते हैं, बाटी चोखा भी बना सकते हैं, पनीर टिक्का कबाब कुछ भी बना सकते हैं। तो मेथड्स हम पढ़ रहे हैं कौन कौन से हो गए, बॉइलिंग हो गया जिसमें आप भाप द्वारा पकाते हैं, क्लियर। भाप द्वारा पकाने में आप प्रेशर कुकर का यूज करते हैं, स्टीम का यूज करते हैं, जैसे इडली वगैरह पकाते हैं, मोमोज वगैरह पकाते हैं, स्टीमिंग बोलते हैं उसे। डायरेक्ट पानी में डाल के बॉईल कर लेते हैं तो बॉइलिंग बोल देते हैं। शुष्क ताप द्वारा मतलब ड्राई हीट का जब आप यूज कर रहे हैं, कहीं भी वेट यूज नहीं कर रहे हैं, सूखी आंच पर पका रहे हैं, तो उसमें आप क्या कर लेते हैं, बेकिंग कर लेते हैं। जैसे बिस्किट बेक कर लिया, भून लेते हैं, भुट्टा भून लिया, ग्रिलिंग कर लेते हैं, पनीर टिक्का ग्रिल कर लिया, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम फ्राइंग करते हैं। डीप फ्राइंग होता है, शैलो फ्राइंग होता है, जिसमें आप बहुत ज्यादा तेल में पकाते हैं तो डीप फ्राइंग होता है, बिल्कुल आपका खाना पूड़ी कचौड़ी घी में डूब जाती हैं तो डीप फ्राइंग हो गया। कम तेल में आप पकाते हैं तो जैसे आप नॉन स्टिक पैन वगैरह में पका लेते हैं थोड़ा थोड़ा तेल डाल के, तो वो आपके फ्राइंग का मेथड हो गया। इसके अलावा क्या होता है, कुछ अलग अलग मेथड्स होते हैं, चलो यहाँ देख लो, यहाँ मैंने लगा दिया है, ये सब आपके पकाने की विधियां हैं। हमने आपके आर्द्र ताप द्वारा मतलब जिसमें आप पानी का यूज करते हैं, बॉइलिंग, खदकना और ये सब स्ट्यू करना। भाप द्वारा पकाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रेशर कुकिंग हो गया। शुष्क ताप द्वारा मतलब जिसमें आप ड्राई हीटिंग करते हैं तो सेकना, भूनना, बेक करना। वसा द्वारा मतलब जहाँ फ्राइंग कर रहे हैं फैट तो गहरी विधि, उथली विधि और सॉटे विधि, शुष्क तलना। फिर एक माइक्रोवेव से पका लेते हैं, कुछ लोग सोलर कुकर में भी पका लेते हैं, सोलर कुकिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है मतलब इसमें सोलर कुकिंग का एक अलग ही मेथड होता है। तो ये सारे मेथड्स हो गए आपके कुकिंग के। क्लियर हो गया, समझ में आ गया इससे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं पकाने से, तो ये भी आप देख लीजिए। बाह्य परिवर्तन भी होते हैं, आंतरिक भी परिवर्तन होते हैं, मतलब आपके मेथड ऑफ कुकिंग आपके न्यूट्रिएंट्स को बचा भी सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया, टेस्ट में, कलर में, सब में चेंजेस आ सकते हैं। और कैसे आप खाद्य पदार्थों में पौष्टिकता में वृद्धि कर सकते हैं, ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको फर्मेंटेशन बताया है, फोर्टिफिकेशन बताया है, जर्मिनेशन बताया है, मतलब अंकुरित करके आप अनाज को खा सकते हैं तो आप मात्रा बढ़ा सकते हैं न्यूट्रिएंट्स की, फर्मेंट करके खा सकते हैं, फोर्टिफाइड करके खा सकते हैं, है ना। तो ये सारे वो मेथड्स हो गए। तो खत्म हो गया हमारा मेथड्स ऑफ कुकिंग। फूड प्रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं तो भाई भोजन का संरक्षण करना आपके फूड प्रिजर्वेशन कराता है। तो कैसे हम फूड को प्रिजर्व करते हैं, तो फूड प्रिजर्वेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम फ्रीजिंग करके करते हैं भोजन को प्रिजर्व, ठीक है। अच्छा, करते क्यों है, जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उन्हें नष्ट करने के लिए हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। उनकी एक्टिविटी को रोकने के लिए हम फूड को प्रिजर्व करते हैं ताकि उनकी एक्टिविटी में हम लेट कर सकें, विलंब कर सकें, और एंजाइम की अभिक्रिया को रोकने के लिए हम फूड प्रिजर्वेशन करते हैं। ये फूड प्रिजर्वेशन के सिद्धांत हो गए, ठीक है। क्लियर हो गया, फूड प्रिजर्वेशन भी पढ़ाया हुआ है। तो आप ऐसे करके कर सकते हैं। आप कौन कौन से मेथड्स होते हैं, आप फ्रीजिंग करते हैं, जैसे आप किसका फ्रीज करते हैं, मटर वगैरह को फ्रीज करते हो नहीं करते हो, रेफ्रिजरेटर में आप रखते हो नहीं रखते हो, कोल्ड स्टोरेज में आलू वगैरह का प्रिजर्वेशन किया जाता है कि नहीं किया जाता है। ऐसे एक मेथड हो जाता है आपके पाश्चराइजेशन का, हाई टेम्परेचर यूज करके। पाश्चराइजेशन में आप दूध को पाश्चराइज करते हैं। और स्टेरिलाइजेशन होता है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपके लिविंग बैक्टीरिया है उससे आपने बिल्कुल खत्म कर दिया, उसे मुक्त कर दिया, स्टेरिलाइज कर दिया। तो वो आपके, जैसे आप प्रेशर कुकर का प्रयोग करते हैं, तो अगर आप प्रेशर कुकर में कोई खाना बनाते हैं तो जो है लंबे टाइम तक वो खराब नहीं होते। लंबे टाइम का मतलब है जल्दी खराब नहीं होते, क्योंकि उसमें जो आपने बैक्टीरिया थे वो बिल्कुल खत्म हो गए, सूक्ष्म जीवाणु बिल्कुल मर गए, नष्ट हो गए। क्लियर हो गया। पाश्चराइजेशन में क्या होता है, थोड़े जीवाणु बच जाते हैं, मतलब एकदम से जो है बच जाते हैं, इसलिए दूध जो है जल्दी खराब भी हो जाता है। थैली वाला दूध भी अगर आपने बाहर खुला डाल दिया तो खराब हो जाता है। और बाकी तो फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करता ही है। इसके अलावा आप नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं। किस किस का, नमक लगाते हैं, चीनी लगाते हैं, एसिड डालते हैं अचार वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए। डिहाइड्रेशन करते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब एकदम से सुखा लेते हैं, नमी को बिल्कुल सुखा लेते हैं। जैसे आप चिप्स बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, ये सब क्या है, ये सब आपके डिहाइड्रेशन का ही तो मेथड्स है। तो लीजिए, फूड प्रिजर्वेशन भी खत्म हो गया। अब आपने वो तो पढ़ ही लिया होगा, फूड में मिलावट वगैरह वो सब तो मैंने पढ़ाया हुआ है, वो तो नॉर्मल सी चीज है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, आते हैं क्या है, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्यों होता है भैया, आप असंतुलित आहार ग्रहण कर रहे हैं, पोषक तत्वों को अच्छी मात्रा में नहीं ले रहे हैं, संतुलित आहार ग्रहण नहीं कर रहे हैं, या आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप ऊपर नीचे ले रहे हैं, कभी ज्यादा ले रहे हैं कभी कम ले रहे हैं, मतलब अंडर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ओवर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो आप किसके शिकार हैं, माल नरिशमेंट के शिकार है। ठीक है।
क्या क्या कारण हो सकते हैं माल नरिशमेंट के? तो भाई आपकी जो फूड की मतलब उपलब्धता है कि उस एरिया में फूड आपके उपलब्ध ही नहीं है, या बहुत ज़्यादा आपके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कम पैदावार है, अज्ञानता है, लोगों में लिटरेसी है, लोगों की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, लोग तनाव की स्थिति में है, जैसे आपके किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है अकॉर्डिंग टू स्टैनली हॉल, और आपकी गर्भवती महिलाएं हो गई तो ये सब तनाव की स्थिति में रहती हैं तो अच्छे से पोषण ले ही नहीं पाती हैं। इसके अलावा आपके पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन अच्छी नहीं है। तो ये सब क्या कारण हो गए? माल न्यूट्रिशन के कारण हो गए। लीजिए, माल न्यूट्रिशन भी आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया। न्यूट्रिशन प्रोग्राम, कितने सारे न्यूट्रिशन प्रोग्राम मैंने पढ़ाए हैं। आईसीडीएस पढ़ाया है, विटामिन ए की कमी से होने वाला राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम पढ़ाया है, राष्ट्रीय पोषण संबंधी एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम पढ़ाया है मैंने आपको। इसके अलावा मैंने आपको घेंगा आयोडीन से संबंधित जो है प्रोग्राम पढ़ाया है, और एक आप पढ़ते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, मिड डे मील पढ़ाया है, प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम पढ़ाया है जो कि विटामिन ए से संबंधित है। ये सब क्या हो गए? ये सब आपके क्या हो गए? पोषण संबंधी कार्यक्रम हो गए, सब आपने पढ़े हुए होंगे। तो ये यूनिट भी हमारी खत्म हो गई कि हम इसमें क्या पढ़ते हैं? न्यूट्रिशन प्रोग्राम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं न्यूट्रिशन प्रोग्राम? ताकि जो गरीब लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जिन तक अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो इन प्रोग्राम्स के थ्रू उनको बेनिफिट दिया जा सके। छोटे बच्चों को, कुपोषित महिलाओं को अच्छे से बेनिफिट प्रोवाइड करा जा सके। क्लियर हो गया? खत्म हो गया? नेक्स्ट क्या देख लेते हैं हम? नेक्स्ट देख लेते हैं हम थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन। थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब हम थेरेपी के थ्रू किसी को सही कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम यही तो पढ़ते हैं। तो कैसे हम थेरेपी के थ्रू सही करते हैं? जब कोई बीमार होता है तभी तो हम थेरेपी के थ्रू सही करते हैं। तो भाई देख लो कैसे कैसे बीमार होता है। अगर किसी को दस्त है, मतलब डायरिया है, तो आप उसको कम रेशे युक्त, मतलब उसको कैसा फूड देंगे जिसमें बिल्कुल भी फाइबर ना हो, क्योंकि फाइबर तो पेट को साफ करने के लिए ही लिया जाता है। तो कब्ज में दे दो, कॉन्स्टिपेशन में आप उसको ज्यादा फाइबर रिच फूड दोगे। ज्वर में अगर किसी को फीवर हो तो आप कैसा फूड दोगे? एनर्जी भी ज्यादा दोगे, प्रोटीन भी ज्यादा दोगे। लाइक जैसे टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह में कैसी डाइट देंगे हम? एनर्जी भी ज्यादा, प्रोटीन भी ज्यादा, क्योंकि उसमें उसकी बॉडी बहुत क्षीण हो रही होती है ट्यूबरक्लोसिस में। डायबिटीज है किसी को तो आप कैसा फूड देंगे? बिना शक्कर का नॉर्मल डाइट देंगे। हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप है, तो आप कैसा फूड देंगे? कम ऊर्जा, कम कोलेस्ट्रॉल, कम नमक, सोडियम की मात्रा कम, ऊर्जा की मात्रा कम, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम, मतलब वसा कार्बोहाइड्रेट कम। पीलिया है तो आप क्या करेंगे? कम वसा युक्त आहार देंगे। तो बस इसी को हम थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और ये डाइट प्लान कर लेते हैं कि इस तरीके से हमें संशोधन कर देना है डाइट में। समझ में आ रहा है ना? पढ़ा है ना ये सब कुछ आपने? क्लियर है ना? नेक्स्ट क्या है? ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ लेते हैं अब हम। ह्यूमन एनाटॉमी तो मैंने आपको पूरी पढ़ाई हुई है, जिसमें आप पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, और आपके कंकाल तंत्र, जनन तंत्र, और परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सब कुछ पढ़ते हैं। पीएच लेवल पढ़ते हैं, एसिड एंड बेस पढ़ते हैं। ये सब आपके ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर आ जाते हैं। दुनिया भर की चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, दुनिया भर की चीज़ें मैंने आपको रिवाइज कराई हुई हैं। तो मानव शारीरिकी भी यूनिट आपकी कंप्लीट है अगर आप पढ़ते आ रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो डाइजेशन आप पढ़ चुके हैं। पाचन कैसे होता है? मुंह से पाचन स्टार्ट हो जाता है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पचना स्टार्ट हो जाता है, सबसे लास्ट तक कौन पचता रहता है? प्रोटीन पचता रहता है, क्योंकि प्रोटीन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। पेट में पचता है, आंत में पचता है, दुनिया भर में पचता है, ठीक है आपके। तो प्रोटीन का पाचन हमने पढ़ लिया, वसा का पाचन हमने पढ़ लिया, मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया भाई, उपापचय पढ़ लिया, एनाबॉलिज्म पढ़ लिया, कैटाबॉलिज्म पढ़ लिया, कैसे कहाँ कहाँ यूज होते हैं। वसा जो है आपके वसा में घुलनशील विटामिन कैसे आपकी बॉडी में पहुंचते हैं, काइलोमाइक्रोन्स ले जाते हैं, और सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। स्मॉल इंटेस्टाइन से कैसे वो चले जाते हैं हमारी बॉडी में। फिर हमने उसमें ग्लाइकोलिसिस साइकिल भी पढ़ी है कि पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, कैसे एटीपी बनते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो लीजिए, आपकी फर्स्ट यूनिट खत्म हो गई। अगर वीडियो पसंद आया हो, 38 मिनट के अंदर आपकी पहली यूनिट आहार एवं पौष्टिकता को हम खत्म कर चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं। पहले यूनिट मतलब पहले चैप्टर से संबंधित पोषण से हमने शुरू करा था, आहार से हमने शुरू करा था, फूड की डेफिनेशन से स्टार्ट करा था, और हम खत्म कर चुके हैं आपके मेटाबॉलिज्म तक आके। फूड को हम पचा चुके हैं, डाइजेस्ट कर चुके हैं, हजम कर चुके हैं। वीडियो कैसा लगा? लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके आप बताएंगे। इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, 4 Na के साथ मिलकर 3G को पीटा, हमें नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। नॉन इसेंशियल, वीआईपी हॉल में कौन बैठे हुए हैं भाई? वीआईपी हैं वो, इसेंशियल हैं, जरूरी हैं बहुत हमारे लिए। वीआईपी हॉल में बैठे हुए हैं कौन? टीटी बैठे हुए हैं, ई वहां नहीं है, तो वो जरूरी है भाई, बहुत जरूरी लोग आए हैं हमारे हॉल में, वीआईपी लोग आए हैं। आपको डेफिनेटली याद हो गया होगा। गाइस, थैंक यू सो मच
फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा कल हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।